एक बार फिर से सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोग के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए जो न्यू पैटर्न पर आधारित इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर डाला गया है, उस मॉडल पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, एकदम विश्लेषण के साथ करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा। इस मॉडल पेपर में मैं साइंस के पार्ट को हल करवाऊंगा, यानी ऊपर में है ही आपको साइंस सेट 1 जीके क्वेश्चन आंसर, तो इसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आप लोग बने रहिए, अंत तक देखिए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। आप लोग का परीक्षा 17 तारीख से शुरू है। एकदम अच्छी से तैयारी करके जाइए। एक बात और, इस सेट को बताने का मुख्य कारण ये है कि 12th का जो परीक्षा हुआ है अभी हाल फिलहाल, उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उसी सेट से सारा का सारा प्रश्न आया था। तो अनुमान है कि इस परीक्षा में भी, क्लास 10 की परीक्षा में भी आपको इसी सेट से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे दर्पण चैप्टर में कि ऋणात्मक फोकस दूरी यानी F क्या होना चाहिए, F माइनस में होना चाहिए, जो कि किस दर्पण में होता है, वो अवतल दर्पण में ही होता है। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फोकस दूरी ऋणात्मक यानी ऋणात्मक मतलब ऋण लगल है इसमें, अवगुण है इसमें, यानी अवतल। अवगुण मतलब अवतल, अवगुण मतलब अवतल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक किसका होता है, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। वहीं पे अगर आपको धनात्मक के बारे में पूछता तो धनात्मक किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2, सभी कोई जानते हैं। F बराबर क्या होता है, R/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट कितनी दूरी पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 25 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनते चलिए, सुन करके सारा क्वेश्चन आपको याद हो सकता है। अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन समझ गए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा आपको लाल, चूंकि ये झुकता नहीं है, ये क्या होता है, दूर दूर तक फैलता है। जबकि आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन सा कलर जो है सो सबसे कम झुकता है। तो यही लाल जो है सो यही क्या होता है, सबसे कम मतलब झुकता नहीं है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी किस तरह का छवि मानव का जो आँख होता है किस तरह का छवि बनाता है। तो ये देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि ये मानव का जो आँख है ये वास्तविक तो प्रतिबिंब बनाता ही है, लेकिन कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। चूंकि उल्टा हमारे आँखों पे पड़ती है, उसका जो छवि होता है, जो चित्र होता है, वो उल्टा बनता है, तभी जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा देखते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर
दूसरा यानी वास्तविक और उल्टा क्या होगा, सही होगा। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, किस कारण से होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये प्रकिरणन के कारण, किसके कारण होता है, प्रकिरणन के कारण, यानी प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। और देख लीजिए दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, दूसरा इसका सही आंसर होगा, यानी प्रकाश के प्रकिरणन के कारण क्या होता है, प्रकाश का रंग आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि वो दर्पण अवतल दर्पण ही है जिसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग डॉक्टर सब क्या करता है, कान देखने में, आँख देखने में इसमें प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वहीं अगर छोटा प्रतिबिंब के बारे में बोलता तो फिर क्या हो जाता है इसका, उत्तल दर्पण। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये लेंस पूछ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, अवतल लेंस का। चूंकि नजदीक का वस्तु तो उसको दिखाई देगा नहीं, तो नजदीक का नहीं दिखाई देता है, तो उसको कौन सा लेंस लगा देंगे तो दिखेगा, तो वो अवतल लेंस लगाने के बाद वो क्या होगा, साफ साफ दिखेगा उसको। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन ए में है गैल्वेनोमीटर, 2 में है मोटर, 3 में है जनरेटर, 4 में है वोल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यही वो उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी इसी से पता चलता है कि विद्युत धारा अभी इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया। ये दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा जो है वो कौन प्रतीत किया है, इस नियम को कौन प्रतीत किया है? तो आप लोग पढ़े होंगे, मॉब का नाम सुने होंगे। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम है। फ्लेमिंग का किसका नाम है, बाम हस्त का नियम। तो यहाँ पे तो पूछ रहा है दाहिने हाथ का नियम, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा, यानी मैक्सवेल। क्या होगा, मैक्सवेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर यानी विभवांतर को किस में मापते हैं, विभवांतर को किस में मापते हैं? तो इसका आप लोग जानते हैं वोल्ट पढ़े होंगे। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, बढ़ता है, किसके द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये आपको, हाँ, यानी किस क्रम में जो है सो उसको जोड़ देंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो आप जो है श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी चुंबकीय बल रेखा जो है उसकी प्रकृति क्या होगी?
तो उसकी प्रकृति, तो इसका प्रकृति जो है मतलब आप उसको काल्पनिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का पहला सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो आप लोग रटे होंगे 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, ये याद किए होंगे। तो ये आपको किस में दिया है? ये ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है, तो यही इसका क्या हो गया? सही आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकें? बार बार प्राप्त कर सकें, यानी बार बार प्राप्त कर सकें। तो देखिए सूर्य का प्रकाश को क्या कर सकते हैं हम लोग? बार बार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं? अवसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवसारी लेंस कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है प्राथमिक रंग। कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ये जो प्रिज्म होता है तो ये लाल होता है ऊपर में, यहाँ पे हरा होता है, ये नीला होता है, और यही तीनों को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। तो लाल हरा नीला को ही प्राथमिक रंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल ऑप्शन 1 में दिया ही है, 2 में नीला भी दिया है, 3 में हरा भी दिया है। तो ये तो तीनों होगा ही, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। चलिए 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग आपको, तो ये जो रंगीन भाग होता है नेत्र का यानी आँख का, ये कौन सा भाग होता है? आइरिस होता है, आइरिस, यही होता है आइरिस। इसका फिगर देखे होंगे आँख का, तो आइरिस आप लोग ध्यान दिए होंगे, यही रंगीन भाग होता है नेत्र का। 19वां क्वेश्चन है, कह रहे कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर, तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपको 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। चलिए 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हाँ, विशालक शीशा के बारे में आपको पूछ रहा है। तो ये जो ग्लास होता है उसमें वो क्या होता है? उसमें वो उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, को क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। चलिए 21वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह है कि जब किसी परमाणु तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण हैं। कैसा तार से? परमाणु तार से विद्युत धारा को प्रभावित किया जा रहा है, तो वो कैसा होगा? गतिशील कण जो होगा कैसा होगा? तो परमाणु तो होगा नहीं, आयन हो तो होगा नहीं, प्रोटॉन नहीं होगा, यानी कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी चौथा इसका सही आंसर होगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक हैं। एम्पियर घंटा, तो एम्पियर घंटा किसका है? एम्पियर यानी आवेश का, आवेश एम्पियर घंटा पूछ रहा है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक
वाट के बराबर है, यानी वाट के बराबर पूछ रहा है आपको। तो ये जे बाय एस, यहाँ पे ऑप्शन जे बाय एस दिया है, जे बाय एस, जे डॉट एस, तो जे बट्टे एस होता है, जे बट्टे क्या होता है, एस होता है, यानी वाट बराबर होता है जे बाय एस होता है, ध्यान रखिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो ये तो सभी को पता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोइंग वार्मिंग यानी जिससे क्या होता है, गर्मी बढ़ता है, तो उसके लिए आपको उत्तरदायी गैस जो है वो हो जाएगा आपको, देखिए O2, ऑक्सीजन नहीं, NH3 नहीं, ये भी नहीं, CO2, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में भी जो है उसका उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये देखिए, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो आपको उपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, उपचयन अभिक्रिया के द्वारा है। तो इसका सही आंसर हो गया आपको पहला, 26 का पहला। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि काली चूना पर जल डाला जाता है। ये जब नहीं है, ये क्या है, जल है। जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चूंकि काली चूना के ऊपर से हम जल डालते हैं तो इसमें से भाप निकलेगा, मतलब उष्मा निकलेगा। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो देखिए आपको ये Cu का मतलब कॉपर होता है, Hg का मतलब पारा होता है, Ag का मतलब होता है चांदी और Au का मतलब होता है सोना होता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सोना को लेंगे तो सोना तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये तो अभिक्रियाशील है नहीं। इसको कहीं पे फेंक दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, कहीं पे फेंक दीजिए, कीचड़ में फेंक दीजिए, निकालने के बाद वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये भी वैसा ही होता है, ये उससे थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील है। इसके बाद देखिए ये तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, कॉपर, यानी 28 का पहला सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल। तो ये देखिए आपको इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH, क्या होगा, चूना का, यानी चूना जल का CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे है आपको, ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसको याद रखिएगा, याद करने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा। तो देखिए लाल को अगर नीला कर देता है तो इसका मतलब है कि उसका pH मान आपको ये 10 यानी और 5, यानी 5 से ज़्यादा और 5 से और 10 तक, यानी उसका जो है pH मान होता है। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन करा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है, गलती पढ़ लिए थे क्वेश्चन। तो देखिए तो उसका pH मान पूछ रहा है, तो उसका pH मान आपको 10 से अधिक होगा, क्या होगा, 10 से अधिक। तो देखिए 10 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन बी में है और ये में है, मतलब 10 से हो जाता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, इसका
सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 10 से शुरू हो जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन में क्या ठो होता है, 3 ठो होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, C6H12O6, यानी पहला इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाएगा। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जो घर में यूज करते हैं साबुन, तो यही तो होता है। साबुन जो बना होता है किसका बना होता है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होता है। उसमें सोडियम मतलब क्षारीय टाइप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी क्या कहेंगे, CHO। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है, ये अभिक्रियाशील मूलक ये एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड में है, अल्कोहल में नहीं होता है वो CHO मूलक। ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या क्या होती है। तो ये तो याद करने की चीज़ है। बाएं से जब हम दाएं जाएंगे तो वो क्या होगा, घट जाएगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, और दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। तो आपको पूछ रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको घटती हैं। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। अधातु गुण के अनुसार करा है। तो ये देखिए, लिथियम होता है ना, हीलियम, पहला तो होता है हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद लिथियम। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आने वाला कौन होगा, लिथियम होगा, यानी लिथियम। इसके बाद ये बी बेरिलियम, इसके बाद ये सी यानी कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन 17। तो यही जो है सो बढ़ते क्रम में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का दूसरा हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन के बारे में पूछ रहा है आपको। तो सिलिकॉन ये उपधातु है। क्या है, उपधातु है, न तो धातु है न ही अधातु है। क्या है, उपधातु है, यानी उसमें दोनों का गुण होता है। चलिए 38 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व हैं। विद्युत धनात्मक तत्व, तो ये देखिए, ये सी मतलब कार्बन, ये क्लोरीन, ये तो नहीं है। ये हाँ सोडियम होगा। सोडियम क्या है, यानी Na के ऊपर में प्लस होता है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, यानी ये प्लस, यानी किसी को दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये प्लस, क्लोरीन तो माइनस होता है, तो ये होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो टिहरी बांध जो है आपको, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। किस नदी पे है, भागीरथी नदी। यहाँ पे लिख देते हैं भागीरथी नदी पर, ठीक है। भागीरथी नदी पे कौन सा है, टिहरी बांध है, जो कि किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो ये देखिए, वो धातु आपको सोडियम है। सोडियम बहुत ही ज्वलनशील धातु है। सोडियम क्या है, बहुत ही ज्वलनशील धातु है, इसीलिए उसको वायु से संपर्क हटा करके रखा जाता है। मतलब केरोसिन तेल में उसको क्या किया जाता है, जिसको हम मिट्टी तेल कहते हैं, उसमें डुबा कर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। 41 नंबर,
अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक, ये देखिए अपमार्जक से, तो अपमार्जक से आपको क्या बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ। देखिए जितने भी ये है आपको ऑप्शन में दिया है, सभी का सभी किससे बना होता है? अपमार्जक से ही बना होता है। तो इसका उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। 42वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल जानते हैं, यानी सोलर वाला जो सेल होता है, तो उसमें किसका हम लोग उपयोग करेंगे? इसमें आप अधिक मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, सिलिकॉन से ही सारा चीज़ होता है। क्योंकि ये क्या है, अभी इससे पहले भी पढ़े थे, सिलिकॉन अर्ध न धातु है, न अधातु है, उपधातु है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सौर सेल, सौर सेल के उपयोग में किया जाता है, सौर सेल में। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे CNG, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में CNG है, 2 में LPG, 3 में है बायोगैस और 4 में है कोयला। तो इसका जो आंसर होगा, खाना बनाने के रूप में आपको पूछ रहा है, तो खाना बनाने के रूप में नहीं उपयोग होता है। देख रहे हैं, नहीं होता है। तो ये CNG का ही हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG, इससे तो हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये तो खाना बनाते ही, बायोगैस इससे भी बनाते हैं। और ये जो है आपको कोयला पे भी खाना बनाते हैं। तो आपसे पूछ रहा था कि किस पे नहीं बना रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा CNG। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, कहा कि 2Cu यानी 2 ठो कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो 2CuO है। ये किस तरह का अभिक्रिया है, इसको आपको बताना है। तो ये देखिए ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण है। चूंकि ऑक्सीजन इसमें भाग लग रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीकरण होगा, अपघटन नहीं होगा। अपघटन का मतलब वो जो है अभिक्रिया कराए और समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। उदासीन का मतलब उदासीन है, और ये विस्थापन नहीं, ये किसी को नहीं हटा रहा है। ये कौन सा है? ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भाग लिया है और ऑक्सीजन जो है सो आ रहा है। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलन नहीं है? तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको H2, ये 2 ठो H है, यहाँ पे Cl 2 ठो है, तो ये है ना, तो E2HCl ये तो ठीक है, क्योंकि 2 दोनों सबके पीछे दे दिया, तो 2 यानी H जो है सो 2 ठो हो गया और क्लोरीन भी 2 ठो हो गया, तो ये ठीक है। आपको कह रहा है कि कौन नहीं ठीक है। यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यानी 3 दूना 6 ठो हो गया नाइट्रोजन। और इधर दिया है आपको PbONO2 प्लस N2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि O2 जो है सो 2 ठो 4 ठो, एगो यहाँ पे 5 ठो। तो यहाँ पे देखिए 5 ठो हो गया ऑक्सीजन। हाँ यही सही है, यही सही है। इसको करके देखिए, यानी आपको 45 का जो संतुलन नहीं है। तो कहने का मतलब 5 ठो O आ रहा है, O क्या ठो आ रहा है? 5 ठो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे O जो है सो 3 दूना 6 ठो आ रहा है। तो यही जो है सो मतलब आंसर होगा, चूंकि पूछ रहा है नहीं, तो यही संतुलन नहीं है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। करा के उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन जो होगा तो उसका pH मान कितना होगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि उदासीन का pH मान जो होता है वो कितना होता है, बताइए।
वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल हैं? तो दुर्बल अम्ल यहाँ पे देखिए, ये HCl नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़िया अम्ल है। आपको पूछ रहा है कि दुर्बल अम्ल, तो ई जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी CH3 COOH D, CH3 COOH यही हो जाएगा, यही इसका दुर्बल अम्ल होगा, यानी सबसे कमजोर अम्ल उसको बोलते हैं। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन की ओर चले। कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो ये अयस्क आपको तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। आप लोग लोहा का भी अयस्क को जान लेंगे, मैग्नीशियम का भी, एल्युमिनियम का भी जान लेंगे। 49 नंबर में है पोटासियम की परमाणु संख्या। तो पोटासियम का क्या होता है? परमाणु संकेत, यानी उसका जो संकेत होता है के होता है, और के कितना पे होता है? तो के जो है सो आपको 20 पे, पोटासियम पूछ रहा है ना, तो पोटासियम जो है सो आपको कितना पे होगा? ये 19 पे होता है। कितना पे होता है? 19 पे होता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल जानते हैं, चीटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, का IUPAC नाम पूछ रहा है, IUPAC नाम। तो इसको हम मेथेनोइक अम्ल के रूप में जानते हैं, यानी फॉर्मिक अम्ल को किस रूप में जानते हैं? उसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, मिथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो C2H5OH देखिए कहाँ पे है? C2H5OH, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि एल्काइन कौन है? एल्काइन समूह का आपको पूछ रहा है। तो ये एल्काइन समूह का पहला में है C2H2, यही है एल्काइन समूह का, इसको टिक लगाइए। और ये सब एल्काइन समूह का नहीं है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी। तो चीनी का क्या होता है? C12H22O11। सभी को याद होगा, ये किताब का चीज है, फिर से देख लीजिए। C12H22O11 ये चीनी का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में आपको पूछ रहा है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? एसिटिलीन में कार्बन का जो है सो बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है? ये 3 ठो होता है, 3, ध्यान रखिएगा। कार्बन में वैसे भी सभी कार्बन में 3 ही होता है। 55 नंबर, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, श्वसन के लिए। तो ये अंकुरित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। चूंकि इसी पे जो है अंकुरित बीज पे ही श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। श्वसन के अध्ययन में इसी बीज को उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 ये देखिए, मानव वृक्क पोषण नहीं, शोषण नहीं, उत्सर्जन, हाँ उत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है? वृक्क के माध्यम से मूत्राशय के द्वारा जो है सो उत्सर्जन होता है, पानी उनी पेशाब उसाब निकालते हैं, तो इसको उत्सर्जन हम बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस के परिवहन के लिए जिम्मेदारी है? तो जाइलम, ध्यान रखिएगा, जाइलम मतलब जल। यहाँ पे जाइलम है, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो जल यहाँ पे पानी, तो पानी इसका हो जाएगा सही उत्तर। और यहीं पे अगर फ्लोएम बोलता तो फ्लोएम मतलब फल, फ्लोएम मतलब फल। अगर फल का कहता तो उसको क्या होता? फलोयम, फलोयम,
याद रखिएगा, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो CO2 को ही क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये एथिलीन फल का पकाने वाला को क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं, यानी 59 का सी इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फल को पकाने में किसका मदद करते हैं, किससे करते हैं? तो एथिलीन से करते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का, तो ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है। न्यूरॉन का डेंड्राइट वो हिस्सा है जहां से क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल, तो आपातकालीन हार्मोन यानी एड्रेनल को कहते हैं आपातकाल। एड्रेनल हार्मोन को क्या, कौन सा हार्मोन कहते हैं? एड्रेनालिन, यानी आपातकाल हार्मोन इसको कहते हैं। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक का मतलब होता है अपने इच्छा के विरुद्ध। क्या होता है? अपने इच्छा के विरुद्ध की क्रिया को ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। देखिए, तो इसका जो आंसर होगा 62 का बी, यानी अत्यधिक लार निकालना, ये जो है सो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये सब तो है, ये सब है, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, कह कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये देखिए, मानव के जो पेट में बच्चा होता है वो 270 दिन उसको रखना पड़ता है। 270 यानी उसको 270 भागा अगर महीना में इसको कन्वर्ट करेंगे 30 से, तो ये 3 9 27 यानी 9 महीना। कितना महीना? 9 महीना बराबर 270 दिन, ध्यान रखिएगा। चलिए 64 नंबर, कह कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान, ये आपको ये प्लानिंग था गंगा के विरुद्ध, जिसमें 1985 में ये शुरू हुआ था। कितना में हुआ था? 1985 में हुआ था। कह कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा पूछ रहा है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने वाले जो यंत्र तंत्र है कौन संबंधित है? तो ये देखिए, आपको ये जो है ये टीबी वाले रोगी को आप लोग देखते होंगे कि अक्सर उसको जो है उसमें मतलब क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसकी पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ये देखिए, ये आपको 67 का ये जो सेल्यूलोज जो होता है ना, ये वृक्ष में पाया जाता है। तो वृक्ष में पाया जाता है तो न तो मनुष्य इसका पाचन कर सकता है और न ही मांसाहारी जीव कर सकता है। चूंकि ये दोनों का पार्ट है ही नहीं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन कैसे हेमरेज करता है आदमी को? तो ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन, यानी रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? हाइपरटेंशन में रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी यानी जो दूसरे पे आश्रित रहता है, तो वो कसकुट्टा है। कसकुट्टा दूसरे पे, ये कसकुट्टा और ये पादप है, मतलब पेड़ पौधे के रूप में है।
तो ये है, ये सब देखिए, ये विषाणु है, ये जीवाणु विषाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब तो पादप है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कस कुट्टा। अगला क्वेश्चन करा कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, यानी संपूर्ण शरीर में जो है सो रक्त कौन पहुंचाता है? पंप करके रक्त को कौन पहुंचाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीलाय द्वारा। किसके द्वारा होता है? नीलाय के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 71 नंबर करा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक है तो हाइड्रा एक जीव है जिसमें किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है सो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर जनन संचारित रोग है, यानी जनन के द्वारा, जनन यानी जन्म से, जनन संचारित का मतलब जनन से। तो ये देखिए सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया। जनन का मतलब होता है जो जनन का मार्ग है, जैसे पेनिस हो गया, महिला में भेजिना हो गया, तो इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब जो है सो, गोनोरिया आपको मूत्र मार्ग का रोग है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? कौन सा एंटीबॉडी? 74वां क्वेश्चन है। तो ब्लड समूह यानी ए में AB एंटीबॉडी होता है। कौन सा होता है? AB एंटीबॉडी होता है। 75वां क्वेश्चन है निम्न में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ग्लूकोज का मात्रा जो है सो कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो ये इंसुलिन, चूंकि ग्लूकोज जो बढ़ जाता है, चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन ही इसको क्या करता है? नियंत्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी पेड़ पौधा जो बढ़ता है वो कौन सा हार्मोन है? तो ये जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, यही वृद्धि हार्मोन होता है पादप में। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्राव होता है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करते चलिए। मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं? कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? तो ये 3 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 3 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है सो ये मेल हार्मोन होता है, ये पुरुष में होता है। एंड्रोजन किस में होता है? पुरुष में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? तो ये सभी को पता है कि मेंडल ने ही क्या किया था? मटर के पौधे से अपना प्रयोग शुरू किया था। तो ये प्रश्न पत्र का सिलसिला समाप्त हो गया। 80 प्रश्न था इसमें। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, प्रत्येक प्रश्न को देखिए, देखने से ही याद होगा। अब रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इसको ध्यान पे रखिए।